जो आपका लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6, इन दैट यूनिट बेसिकली वी हैव टू सॉल्व द डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ओके, अभी तक जो आपको नॉलेज है वो सिंगल इंटीग्रल का ही नॉलेज है। ओके, आपको ज्योमेट्रिकल पार्ट भी आगे समझ में आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है ऑलरेडी। इस यूनिट में जो वॉल्यूम का होगा वो मैंने खुद रिकॉर्ड किया, तो उसमें वो पार्ट मैंने ऐड किया है कि व्हाट एक्चुअली डबल इंटीग्रल गिव्स यू, व्हाट एक्चुअली ट्रिपल इंटीग्रल गिव्स यू, एंड हाउ यू फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम यूजिंग दैट डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो ज्योमेट्री से वो सारी चीजें आपको बाद में क्लियर हो जाएगी। अभी इसलिए आज के लेक्चर में वो पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली बस कैलकुलेशन का पार्ट ले रहा हूँ। सो सिंगल इंटीग्रल आपको पता ही है सॉल्व कैसे करना है। इन जनरल एनी सिंगल इंटीग्रल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, और फिर आप अगर डेफिनेट सिंगल इंटीग्रल है तो विद लिमिट्स यूज करके आप उसको बस सॉल्व करते हो। बट डबल इंटीग्रल में प्रॉब्लम क्या आती है हियर? First of all, we need to find the order of that double integral. For example, any double integral can be represented by a double integral of a function f of x y dx dy. तो ये बस आपका नोटेशन है। ओके, dx dy मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि ये उसके ऑर्डर है। ऑर्डर मतलब क्या होता है कि पहले आपको x से इंटीग्रेट करना है और उसके बाद आपको y से इंटीग्रेट करना है, ये मीनिंग नहीं होता। दिस इज जस्ट द जनरल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डर आपको ही कैलकुलेट करने, सारे क्वेश्चन में, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में भी जो भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑर्डर गिवन नहीं होगी, ऑर्डर आपको ही कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है कि हर एक डबल इंटीग्रल के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी लेक्चर देखा ही है, तो हर एक डबल इंटीग्रल के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर रहती है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं। तो पहले आपको एक तो एक्स से इंटीग्रेट लेना, एक्स से इंटीग्रेट करना होगा, या तो आपको इधर वाई से इंटीग्रेट करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है इसमें कि आपको इनिशियली या फर्स्ट स्टेप में आपको गिवन डबल इंटीग्रल की ऑर्डर कैलकुलेट करनी है। और ये पूरा चैप्टर का मतलब डबल इंटीग्रल का पूरा पार्ट एक्चुअली ऑर्डर के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपको ऑर्डर अच्छे से समझ में आती है तो ये आपको चेंज ऑफ ऑर्डर का पार्ट समझ में आएगा। ओके, और ठीक है, पोलर का पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, बट ये दोनों मतलब ये डबल इंटीग्रल और चेंज ऑफ ऑर्डर ये एक्चुअली 50% पार्ट है इस पूरे 6 यूनिट का। ठीक है, तो वो पहले मैं लेता हूँ कि आपको ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए मैंने टाइप 1 में ही दिया है। तो टाइप 1 में क्या ले रहा हूँ कि डबल इंटीग्रल विद लिमिट्स, मतलब अगर डबल इंटीग्रल के लिमिट्स आपको गिवन है तो आपको इजीली समझ में आता है कि गिवन डबल इंटीग्रल की ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक द फर्स्ट इंटीग्रल वेयर ऑलवेज रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज आउटर इंटीग्रल एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर इंटीग्रल। तो अभी मैं यही वर्ड से सारा पार्ट एक्सप्लेन करने वाला। तो हियर द लिमिट्स ऑफ इनर इंटीग्रल आर द फंक्शन ऑफ x that is vary from f1x to f2x, and the limits of outer integral are vary from a to b। इस पूरे टॉपिक में या किसी भी डबल इंटीग्रल के क्वेश्चन में आउटर लिमिट्स आपके हमेशा कांस्टेंट ही आने वाले। ओके, इसका रीजन आपको ज्योमेट्री से समझ में आएगा, तो अभी इसलिए वो इतने जल्दी आपको क्लियर नहीं होगा। बट आप कोई भी एग्जांपल कंसिडर करो डबल इंटीग्रल का, उसका जो आउटर इंटीग्रल है, ओके, उस आउटर इंटीग्रल के लिमिट्स हमेशा आपके कांस्टेंट ही आते हैं। तो अगर कहीं पे बाई चांस आपके वेरिएबल लिमिट्स आ रहे हैं तो आपने कंफर्म वहां पे कुछ तो मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या है? तो जो ऑर्डर रहती है आपके डबल इंटीग्रल की, वो ऑर्डर बेसिकली आपके इनर इंटीग्रल के ऊपर डिपेंड रहती है। आपको आउटर इंटीग्रल देखना ही नहीं, क्योंकि आउटर इंटीग्रल आपका हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, तो उस पर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, जस्ट चेक द लिमिट्स ऑफ द इनर इंटीग्रल। इफ लिमिट्स ऑफ द इनर इंटीग्रल आर फंक्शन ऑफ एक्स, तो उस केस में आपके ऑर्डर क्या है? डीवाई डीएक्स रिवर्स होता है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन में पहले आपको कंपलसरी y से इंटीग्रेट करना होगा और उसके बाद आपको x से इंटीग्रेट करना है। अगर आप इस केस में चेंज करोगे ना, यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो जिस डबल इंटीग्रल के लिमिट्स आपको गिवन है, उस डबल इंटीग्रल की उस डबल इंटीग्रल की ऑर्डर भी आपकी फिक्स रहती है। यू कैनॉट चेंज दैट ऑर्डर। अगर चेंज करना तो वो आगे लेक्चर 2 में वो पार्ट आने वाला है, यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द गिवन इंटीग्रल। ओके, now next case, same, if the limits of inner integral are function of y, in that case first of all we integrate with respect to x first। रिवर्स होता है, y के लिमिट से तो आप पहले x से इंटीग्रेट करो ना, आफ्टर दैट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये आपकी आप बोल सकते हो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। इफ लिमिट्स ऑफ इनर इंटीग्रल आर फंक्शन ऑफ x, योर ऑर्डर इज dy dx। if limits of outer inner integral are function of y, then your order is dx dy। ठीक है, और आपको फिर उसी ऑर्डर से सॉल्व करना, और उसमें फिर सारे रिजल्ट आपको समझ में आ जाएंगे। जब भी आप x से इंटीग्रेट करते हो y आपका कांस्टेंट है, और जब भी आप y से इंटीग्रेट करते हो x आपका कांस्टेंट है। जैसे पार्शियल में होता है वैसे ही आपको यहाँ पे कंसिडर करना है।
तो मतलब डबल इंटीग्रल में अगर लिमिट्स गिवन है तो सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है आपको। उस केस में ऑर्डर समझ में आएगी और उस ऑर्डर से आपको बस एक सिंगल सिंगल इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो रफली आप बोल सकते हो कि डबल इंटीग्रल में बस 2 बार आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है, इतना ही डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज इट इज वेरी सिमिलर टू योर सिंगल इंटीग्रल। अभी थर्ड केस क्या है, व्हाट हैपन इफ आई टेक ऑल लिमिट्स आर कांस्टेंट, मतलब इनर इंटीग्रल के भी लिमिट्स कांस्टेंट है, आउटर इंटीग्रल के भी लिमिट्स कांस्टेंट है। इस केस में फिर ऑर्डर मैटर नहीं करती, आप उस क्वेश्चन को किसी भी रैंडम या किसी भी ऑर्डर से सॉल्व कर सकते हो। दो ही पॉसिबिलिटी है, तो आप एक तो dx dy ऑर्डर से सॉल्व करो या dy dx ऑर्डर से सॉल्व करो, दोनों ही केस में यू विल गेट द सेम आंसर, करेक्ट। तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ द गिवन इंटीग्रल। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जिसमें डायरेक्टली आपको लिमिट्स गिवन रहेंगे, तो अगर लिमिट्स गिवन है तो जस्ट चेक द लिमिट्स ऑफ द इनर इंटीग्रल, उससे आपको ऑर्डर समझ में आएगी और उस ऑर्डर से आगे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी दिया है, इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 to 1 and x to x square xy of x plus y dx dy। ओके, आपको मैंने पहले बोला कि इस पे आपको फोकस करना है, नहीं क्योंकि क्वेश्चन में जो पार्ट गिवन रहता है वो एक बस रिप्रेजेंटेशन है, इट डजंट मीन दैट द ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीग्रल इज dx dy। तो क्वेश्चन से आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, या क्वेश्चन में अगर उन्होंने dy dx भी लिखा है तो वो आपकी कोई ऑर्डर नहीं है, आपको ऑर्डर सेपरेटली कैलकुलेट करनी है। So here you can see the limits of inner integral are function of x. Therefore, the order of this given integral is dy dx. It means first of all we have to integrate first with respect to y. और जैसे आप y से इंटीग्रेट करते हो, x आपका क्या है, कांस्टेंट। और इतना आप हमेशा याद रखो, जब आप y से इंटीग्रेट करते हो ना, जो लिमिट्स आपके आ जाते हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी इनर इंटीग्रल के लिमिट्स थे, वो एक्चुअली y के वैल्यूज है। ये आपको पता ही है, जब f ऑफ x इंटीग्रेशन f ऑफ x dx अगर आप लिखते हो तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स में क्या वैरी होता है, x आपका वैरी होता है, x वैरी फ्रॉम a टू b। सो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल जा रहा है, ओके, उस वेरिएबल के वैल्यूज आपके इंटीग्रेशन के लिमिट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट, वेयर y वैरी फ्रॉम x स्क्वायर टू x। इसको मैंने y इसलिए बोला है क्योंकि आप पहले y से इंटीग्रेट करते हो, या हमेशा रिवर्स होता है, इसलिए आपको मैंने पहले बोला कि अगर x के वैल्यूज में आ रहा है, इनर इंटीग्रल के लिमिट्स अगर x में आ रहे हैं तो वो बेसिकली y के वैल्यूज है, इनर इंटीग्रल के लिमिट्स अगर y में आ रहे तो वो बेसिकली x के वैल्यूज है। ये हमेशा रिवर्स होता है। आफ्टर दैट तो ये आप इनर पार्ट पूरा सॉल्व करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आ रहा है, ओके, सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट, देन आफ्टर दैट टेक इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये पूरा करने के बाद आपको फिर वो एग्जैक्ट नंबर समझ में आ जाएगा। और इस पूरे टॉपिक में लास्ट में इंटीग्रल की वैल्यू आपको एक रियल नंबर आने वाली है, रियल नंबर, तो वो एक रिस्क फैक्टर आपके पास हमेशा रहेगा। आपको इन जनरल मतलब यूनिक आंसर है, तो आपको वो प्रॉपर ही कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन 2 में आउटर लिमिट्स तो आपको देखना ही नहीं है, यहाँ पे इनर इंटीग्रल में एक लिमिट कांस्टेंट है, एक लिमिट वेरिएबल का है, बट अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो एक्चुअली वो वेरिएबल लिमिट ही है। तो हियर दिस इनर इंटीग्रल, द लिमिट्स ऑफ इनर इंटीग्रल आर फंक्शन ऑफ y, ओके, क्योंकि जीरो भी आपका क्या y का फंक्शन आप बोल सकते हो, एनी कांस्टेंट कैन बी ट्रीटेड एज फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल। 0 टू y आ रहा है, या आप देख सकते हो कि इसमें कहीं पे तो एक y का फंक्शन आ रहा है, देयरफॉर दिस इज द फंक्शन ऑफ y। तो आपके ऑर्डर क्या रहेगी, रिवर्स dx dy। तो पहले आपको x से इंटीग्रेट करना है और उसके बाद आपको y से इंटीग्रेट करना है। वो कैलकुलेशन में स्किप करा के वो कैसे करना है, आपके पास पीपीटी भी है, या उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। नाउ द थर्ड एग्जांपल वेयर बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट, तो इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करती, आप चाहो तो पहले x से इंटीग्रेट करो या आप चाहो तो पहले, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने ऐड किया था। इसमें जो मेजर पार्ट आपका आता है दैट इज डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये क्लियर होता है तो ये आपका डबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ओके, यही टॉपिक आपको आगे जाकर एरिया में यूज करना है, सेम टॉपिक आपको लास्ट एप्लीकेशन में भी यूज करना है। तो जब तक आपका डबल क्लियर नहीं होता है तब तक आपको आगे के टॉपिक्स कुछ भी नहीं समझ में आएंगे। ओके, तो अभी केस क्या है, आपको डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है, बट इंस्टेड ऑफ दिस लिमिट्स आपके पास एक रीजन रहेगा, लाइक से आर। सो सॉल्व दिस डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले। ओके, तो जो लिमिट्स है वो आपको अभी कैलकुलेट करने और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप पहले क्या करो, क्वेश्चन में रीजन गिवन होता है, कोई भी क्वेश्चन आंसर उसमें हमेशा वहां पे रीजन मेंशन होगा। ओके, वो रीजन आपको ड्रॉ करना है। ओके, अभी इस टॉपिक में थोड़ा बहुत आपको ग्राफ का भी नॉलेज होना चाहिए, इसलिए जो ज्यादातर सर्कल के ग्राफ्स रिपीट होने वाले, ज्यादातर पैराबोला के ग्राफ्स रिपीट होने वाले, ओके, 2 डायमेंशन के केस में एटलीस्ट, तो वो ग्राफ आप अच्छे से प्रिपेयर करो। कुछ पार्ट में लेता हूँ लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो ग्राफ सारे कैसे ड्रॉ करने, बट मेन पार्ट क्या है कि आपको करेक्ट ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, अगर आपने बाय मिस्टेक
मतलब कहीं पे रॉन्ग डायग्राम कंसिडर की तो उसके बाद आगे का सारा कैलकुलेशन आपका रॉन्ग होने वाला है। तो जो डायग्राम आप ड्रॉ करने वाले हो उससे ही आपको लिमिट्स समझ में आने वाले हैं। ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेप जस्ट ड्रॉ द गिवन रीजन जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। अभी इसके बाद मतलब विदाउट लिमिट के केस में ये आपकी चॉइस है ना कि आप उसको चाहो तो डिवाइड एक्स के ऑर्डर से सॉल्व करो। डिवाइड एक्स के ऑर्डर मतलब पहले वाई से इंटीग्रेट करो उसके बाद एक्स से इंटीग्रेट करो, या आप चाहो तो उस केस में डीएक्स डिवाई से भी सॉल्व कर सकते हो, उस केस में आप डीएक्स डिवाई से भी सॉल्व कर सकते हो। तो विदाउट लिमिट के केस में ये आपके पास फ्रीडम है, आप उस सेम क्वेश्चन को डिवाइड एक्स से सॉल्व कर सकते हो, आप उस सेम क्वेश्चन को डीएक्स डिवाई से सॉल्व कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, दोनों केस में आंसर आपको सेम ही मिलता है। तो आपको बस क्या करना है, दोनों में से किसी ना किसी एक मेथड से आपको स्टार्ट करना है, दोनों से सॉल्व नहीं करना है क्योंकि दोनों से आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। यहाँ पे ये जरूर नहीं कि आप दोनों से सॉल्व करो, दोनों में से किसी एक से आप सॉल्व करो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से एक मेथड एक फिक्स करके आपको दे रहा हूँ। तो क्या होगा फिर आप हमेशा ट्राई करोगे अरे ये डीएक्स डिवाई से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, या ये डिवाइड डीएक्स से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप हमेशा फर्स्ट या गिवन क्वेश्चन को डिवाइड डीएक्स ऑर्डर से ट्राई करो। अगर वो डिवाइड डीएक्स के ऑर्डर से सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब आगे जाकर क्या होने वाला है, कहीं पे जाकर वो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट बन जाएगा। तो अगर वो डिवाइड डीएक्स के ऑर्डर से सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके आप डीएक्स डिवाइस के ऑर्डर से ट्राई करो। ठीक है, तो ये एट देन ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो उसको डीएक्स डिवाई के ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको डिवाइड एक्स से नहीं करना है। बट ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपको कौन सा सॉल्व करना है। अगर आपको किसी एक मतलब कि चलो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमेशा मैं पहले डिवाइड डीएक्स से सिलेक्ट करने वाला हूं, तो आप चाहो तो उसको पहले फिक्स करो। ज्यादातर क्वेश्चन आपके डिवाइड डीएक्स ऑर्डर के ऊपर ही आने वाले हैं। Now, how you solve a question or how you find limits of given integral for this order, for divide dx order. ठीक है, अब इसमें मेथड आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिवाइड dx में पहला आपका क्या आता है, डिवाइड आता है मतलब y आता है। ओके, या आप इसको बोल सकते हो y एक्सिस, और y एक्सिस आपका क्या है, y एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन। ओके, तो आपको करना क्या है, जब भी क्वेश्चन आपको डिवाइड एक्स से ऑर्डर से सॉल्व करना है, आपको गिवन रीजन में एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करनी है। आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि इसको याद कैसे रखना है। पहले डिवाई आता है, डिवाई इज नथिंग बट y एक्सिस, और y एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन। ओके, तो आप उस वे से याद रख सकते हो। सो टू सॉल्व गिवन क्वेश्चन या गिवन डबल इंटीग्रल बाय द ऑर्डर डिवाइड dx, ऑलवेज कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप इन गिवन रीजन। गिवन रीजन में एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करो। इतना याद रखो, उस वर्टिकल स्ट्रिप की लेंथ फिक्स नहीं है। ओके ओके, वो उस वर्टिकल स्ट्रिप की लेंथ जैसे आपका रीजन है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आप वर्टिकल स्ट्रिप गिवन रीजन में कंसीडर करते हो, एट द एंड्स ऑफ दिस स्ट्रिप आपको y के लिमिट्स कैलकुलेट करने। इसमें से किसी भी स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब वर्टिकल स्ट्रिप है तो एंड्स पे y कैलकुलेट करना है। अब ये नहीं बोल सकते कि एंड्स पे मैं x कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये कोई चॉइस नहीं है। सो कंसीडर वर्टिकल स्ट्रिप इन गिवन रीजन, आफ्टर दैट कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ y एट द एंड्स ऑफ दिस स्ट्रिप। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आपको करना है कि आपको उस पूरे गिवन रीजन को कवर करना है, और कवर करने के लिए आप क्या करो, उस स्ट्रिप को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करो हॉरिजॉन्टली। ओके, सो टू कवर दिस होल रीजन, मूव दिस स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ये भी कन्वेंशन में फिक्स कर रहा हूं क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो पॉजिटिव ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप डबल इंटीग्रल एक्चुअली वॉल्यूम ही देता है, तो आपका आंसर वो पॉजिटिव ही आने वाला है ज्यादातर केस में। ठीक है, तो इसलिए वो कन्वेंशन में फिक्स कर रहा हूं। अब ये निगेटिव तभी आएगा जब आपके लिमिट्स रिवर्स हो जाएंगे, बट इट डजंट मैटर वेदर योर आंसर इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो आपको इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट एंड पे आते हो, एंड पे आना है, लेफ्ट जो आपका रीजन है उस पे लेफ्ट साइड के एंड पे आना है, उस पॉइंट पे आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या उस रीजन पे या उस लाइन पे। और राइट पे जब आप आते हो वहां पे आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिमिट्स आपके क्या आ गए, at top and bottom you will get f1x f2y, and left and right you will get x is equal to a and x is equal to b. okay, इसको आप मैथमेटिक्स में कैसे लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन के वे में, so it means the limits of inner integral are always okay the limits of vertical strip. इसलिए मैंने आप देखो पहला जो आपका इंटीग्रल था उसके लिमिट्स मैंने क्या ली है, y वैरी फ्रॉम f1x to f2x। जो इनर इंटीग्रल है, इनर इंटीग्रल जो आपका आता है, इनर इंटीग्रल के लिमिट्स
इनर इंटीग्रल के लिमिट्स हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप के लिमिट्स आने वाले, और जो आउटर इंटीग्रल के जो लिमिट्स है वो क्या आ जाते हैं, अगर आप उसको लेफ्ट टू राइट रोटेट कर रहे हो या मूव कर रहे हो तो वो जो लिमिट्स है, या बॉटम टू टॉप अगर आप मूव कर रहे हो तो वो जो लिमिट्स है वो आउटर के केस में आने वाले, ठीक है। सो दिस बिकम योर डबल इंटीग्रल। तो यहाँ पे आप देखो मैंने पहले डिवाइस से इंटीग्रेट किया है, ये पूरा सॉल्व होने के बाद फिर मैं एक्स से इंटीग्रेट करने वाला हूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। नाउ सेम लॉजिक अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ व्हाइल सॉल्विंग द गिवन डबल इंटीग्रल बाय द ऑर्डर नाउ dx dy, ओके। तो dx dy में पहले dx आता है, dx मींस x एक्सिस, तो आपको इस केस में करना क्या है, इन दिस केस कंसीडर वन हॉरिजॉन्टल लाइन इन गिवन रीजन, ओके। और सेम लॉजिक हॉरिजॉन्टल लाइन के केस में आपको उस स्ट्रिप के हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के एंड में आपको x के लिमिट्स कैलकुलेट करने। So here at one end you will get x is equal to g1y, at one end you will get x is equal to g2y. Now after that you have to move the strip from bottom to top. हेलो, ओके। सो ये बस एक कन्वेंशन है क्योंकि आपको एट द एंड वैल्यू पॉजिटिव सेट करनी है, इसलिए मैं बॉटम टू टॉप मूव कर रहा हूँ। सो मूव द स्ट्रिप फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देन दिस गिव्स यू लिमिट्स ऑफ डबल इंटीग्रल। और सेम जो इनर इंटीग्रल है उसके लिमिट्स क्या आएंगे, जो आपके स्ट्रिप के लिमिट्स है वो x वैरी फ्रॉम g1y टू g2y। जो आपका आउटर इंटीग्रल है उसके लिमिट्स क्या आएंगे, मूवमेंट का पार्ट या मूवमेंट के लिमिट आप बोल सकते हो। सो हियर आई मूव द स्ट्रिप फ्रॉम बॉटम टू टॉप, देयरफॉर y वैरी फ्रॉम a टू b। और यहाँ पे आपको पहले x से इंटीग्रेट करना है, उसके बाद y से इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका लिमिट्स कैलकुलेशन का पार्ट है। तो अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी नहीं कि क्योंकि इसके लिए अभी डायग्राम चाहिए, बट इतना तो आप याद रखो कि अगर आपको डिवाइड dx के ऑर्डर से सॉल्व करना है तो वर्टिकल स्ट्रिप भी कंसीडर करनी है, एंड dx डिवाइड ऑर्डर से सॉल्व करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करनी है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं। ओके, फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट दिस डबल इंटीग्रल। अभी आपको इंटीग्रल तो गिवन है बट लिमिट्स गिवन नहीं है, यहाँ पे उसकी जगह पे उन्होंने लिखा है r। So where R is the region bounded by, this word is also very important, क्योंकि कुछ जगह पे बाउंडेड वर्ड रहेगा तो कुछ जगह पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो बाउंडेड वर्ड दिया, इसका मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो बाउंडेड पार्ट आता है वही आपको कंसिडर करना है। So where R is the region bounded by y equal to x square is a parabola and y equal to x. So quickly diagram draw करो। y equal to x square is what? A parabola symmetric about x के x की पावर इवन है ना, since all the powers of x are even, therefore given curve is symmetric about y axis। तो ये हो गया आपका पैराबोला, y equal to x लाइन। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में यही एक ऐसा पार्ट आ रहा है जो बाउंडेड है, तो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। सो दिस इज योर गिवन रीजन। तो इस रीजन के ऊपर आपको गिवन डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो फिर से वही पार्ट, अभी इस केस में ये आपकी चॉइस है कि आपको इस क्वेश्चन को वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना है। बट मैंने उस क्वेश्चन को भी आंसर किया था कि ज्यादातर केस में आप पहले वर्टिकल स्ट्रिप ही ट्राई करो, अगर बाय चांस वो वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व नहीं हो रहा है तब उसके बाद ही आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट दोनों में से किसी एक मेथड से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं, आप यहाँ पे आपको बस वो डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है। ओके, सो यह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का पार्ट है, वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन दिस रीजन, इन दिस गिवन रीजन कंसिडर वन वर्टिकल स्ट्रिप। ये सेम स्ट्रिप में नीचे अभी ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, फिर क्या करना है, फॉर दिस वर्टिकल स्ट्रिप कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ y एट द एंड्स ऑफ दिस स्ट्रिप, ठीक है। तो आप स्ट्रिप का जो बॉटम का पार्ट है, ओके, वो बॉटम का पार्ट कहाँ पे आता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे आता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। और स्ट्रिप का और स्ट्रिप का जो टॉप का पार्ट है वो कौन से लाइन के ऊपर आता है, y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर आता है। देयरफॉर द लिमिट्स ऑफ स्ट्रिप आर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू y इक्वल टू x, करेक्ट। अब यहीं पे भी चेक करो, बॉटम पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, टॉप पे y इक्वल टू x था। आफ्टर दैट टू कवर दिस होल रीजन, अभी आपको करना क्या है, इस स्ट्रिप से इस पूरे रीजन को कवर करना है। ओके, और कवर करते समय आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। तो जब आप लेफ्ट पे आते हो, लेफ्ट पे आपको एक ओरिजिन पॉइंट मिलता है ना, दैट पॉइंट योर एक्स इज 0। और जब आप राइट पे जाते हो, यू विल गेट पॉइंट बी। ओके, ये B11 कैसे आ रहा है आप ये साइड में कैलकुलेट कर सकते हो, दैट पॉइंट इज एक्चुअली इंटरसेक्ट दिस टू कर्व। तो सॉल्व करके आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप इस स्ट्रिप को लेफ्ट से रोटेट करना स्टार्ट करते हो तो लेफ्ट पे आपको x इक्वल टू 0 मिलता है और राइट में आपको x इज इक्वल टू 1 मिलता है। ओके, सो दीज आर दी लिमिट्स ऑफ दिस वर्टिकल स्ट्रिप।
ये सेम लिमिट्स आपको भी इंटीग्रल में कंसिडर करने। फंक्शन तो आपको गिवन था ही, एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, आपको पहले y से इंटीग्रेट करना है, और y के लिमिट्स क्या है या इनर इंटीग्रल के लिमिट्स क्या है, जो स्ट्रिप के लिमिट्स है वो, which vary from x square to x, and after that we have to integrate with respect to x, where x vary from 0 to 1. ठीक है, आप इससे सॉल्व करो, आपको एक नंबर मिल जाएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बट अगर आपको चलो इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑर्डर चेंज करके या dx dy के ऑर्डर से सॉल्व करना है, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं लिमिट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो अगर अदर मेथड से सॉल्व करना है तो आप इस रीजन में एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया वो पार्ट। एंड फॉर दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट द एंड्स ऑफ दिस स्ट्रिप। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे लिमिट्स आपके क्या है, x इज इक्वल टू y, जो राइट एंड है उस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है। अभी इस केस में x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, एक वैल्यू क्या है प्लस रूट y, और सेकंड वैल्यू क्या है माइनस रूट y। बट आप देखो ये जो पॉइंट आ रहा है, ओके, या कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ओके, ये जो आपका हाईलाइटेड रीजन है, ओके, इसका जो अदर एंड है वो अदर एंड आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ओके, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में y आपका क्या है, या x एंड y आपके दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए आपको x की वैल्यू क्या लेनी होगी, प्लस रूट y। वही मैंने दिया है यहाँ पे, सॉरी, हाँ, तो हियर on left hand side you will get x is equal to y, and on right hand side there you will get x is equal to plus root y। ओके, ये प्लस और माइनस आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो आपको वो रीजन से समझ में आ जाता है कि उस पॉइंट पे x आपका पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, तो उससे आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट move this strip from bottom to top, so at bottom you will get y equal to 0 and at top you will get y equal to 1। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को बॉटम पे लेके आओ, और इस पॉइंट पे आपको चाहिए y, तो y था 0, फिर टॉप पे लेके जाओ, इस पॉइंट पे y आपका क्या है 1। तो दिस आर दी लिमिट्स, और ये सेम लिमिट्स आप इंटीग्रेशन में कंसीडर कर सकते हो, सेम फंक्शन, बट पहले x y से इंटीग्रेट करना है, x वैरी फ्रॉम y टू रूट y, उसके बाद y से इंटीग्रेट करना है, y वैरी फ्रॉम 0 टू 1। इसका जो आंसर आने वाला है या इस डिवाइड x का जो आंसर है, दोनों इक्वली आने वाले, सेम एग्जैक्ट आंसर होगा, इसलिए आपको दोनों में से किसी एक मेथड से सॉल्व करना है। बट ज्यादातर केस में आप वर्टिकल स्ट्रिप से ट्राई करो, अगर वो वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व नहीं हो रहा है तब जाके आपको हॉरिजॉन्टल से ट्राई करना है। लास्ट के अराउंड कुछ 10 या 9 मिनट से अगर डिस्कनेक्ट हो जाता तो मैं ग्रुप पे फिर से एक बार पासवर्ड या आईडी फॉरवर्ड करता हूं, आप उसके बाद ज्वाइन करो। ओके, नाउ देयर इज वन मोर पार्ट जहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर में ज्यादातर ये नोट का पार्ट आता है, इसलिए वो शायद क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जा रहा है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, sometimes it become difficult to solve given integral by using single vertical strip और horizontal strip। अब ये तो क्लियर है, एक तो आपको गिवन क्वेश्चन को, आप पूरे क्वेश्चन को एक तो आपको वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करना है या तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना है, दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं आएगा। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करना है तो सारे केस में वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करो, अगर आपको गिवन क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना है तो सारे केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करो। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी यूज नहीं करना। बट कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू सॉल्व गिवन इंटीग्रल बाय यूजिंग अ सिंगल वर्टिकल स्ट्रिप, मतलब एक सिंगल वर्टिकल स्ट्रिप से ना पूरा आपका रीजन कवर होता ही नहीं। ऐसे केसेस में आपको करना क्या पड़ता है, इन दिस केस वी नीड टू डिवाइड दैट रीजन इन 2 पार्ट्स या 2 और मोर पार्ट्स, नॉट एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। ऐसे केस में आपको रीजन को डिवाइड करना पड़ता है, एंड फिर सपोज आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो एंड इन ईच पार्ट यू हैव टू कंसीडर दैट वर्टिकल स्ट्रिप। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में 2 वर्टिकल स्ट्रिप भी आ सकते हैं। ओके, तो अगर 2 वर्टिकल स्ट्रिप आते हैं तो जो आपका आंसर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो ऐसे 2 इंटीग्रल उसमें आ जाते हैं। तो अभी आपको देखकर समझ में आता है कि जिस क्वेश्चन में 2 इंटीग्रल गिवन है ना, मतलब फर्स्ट डबल इंटीग्रल प्लस करके सेकंड डबल इंटीग्रल, तो वहां पे जो स्ट्रिप है या जो वर्टिकल स्ट्रिप है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, वो 2 पार्ट 2 टाइम या 2 टाइम्स उन्होंने कंसिडर किया। ओके, तो यहाँ भी आपको उतना लॉजिक डेवलप हो रहा है आपने कि अगर 2 बार डबल इंटीग्रल आ रहा है, मतलब उस केस में एक तो उन्होंने 2 बार वर्टिकल स्ट्रिप को कंसिडर किया होगा या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को कंसिडर किया होगा। अब ये एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है आपको कि कौन से केस में रीजन आपका डिवाइड होता है और कौन से केस में रीजन डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो रीजन डिवाइड नहीं हो रहा था। तो उसका भी एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सो इवैल्यूएट अ डबल इंटीग्रल ओवर अ फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, आपको बस लिमिट्स कैलकुलेट करने हैं। एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, मतलब आपको कुछ वो इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना है, जस्ट फाइंड आउट द लिमिट। तो इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल where r is the region bounded by x is equal to minus y square and x is equal to y minus 6.
So region R is, मैं diagram explain नहीं कर रहा हूँ, x is equal to minus y square. So it's a parabola which is symmetric about x axis because y की power even है यहाँ पे और negative है तो आपको पता है कहाँ पे draw करना है. So this become your x is equal to minus y square. X is equal to y minus 6. So this is a line which slope is minus 1, intersecting point is 0,6. या आप चाहो तो अपने लॉजिक से वो ड्रॉ करो. Okay. So you will get this line. तो यहाँ पे जो highlighted part है, मैं फिर से highlight करता हूँ. This is your given region. Bounded part यही आ रहा है क्योंकि bounded ही बोला था उन्होंने, unbounded region नहीं चाहिए. तो अभी आपको इस रीजन के लिए सॉल्व करना है. तो पहले मैं डिवाइड बाय dx ऑर्डर से सॉल्व करता हूँ. ये भी आपकी चॉइस है, आप चाहो तो dx डिवाइड से सॉल्व करो. तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी डिवाइड dx की जगह इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाय dx डिवाइड बिकम मोर सिंपल, या इंस्टेड ऑफ dx डिवाइड dx बिकम मोर सिंपल. तो अभी आपको इस क्वेश्चन में वो पार्ट समझ में आ जाएगा. ये क्वेश्चन अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करते हो ना तो वो क्विकली हो जाता. बट क्योंकि क्या हो रहा है कि वर्टिकल स्ट्रिप से इस क्वेश्चन में रीजन आपका दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. वो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Now let's consider a vertical strip in given region. तो अभी मुझे पता नहीं कि उसको डिवाइड करना है कि नहीं. एक रैंडमली मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ. ओके, यहाँ पे दिस इज माय द फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रिप रीजन R1. ओके, मैंने कंसीडर किया. वो R1 R2 कैसे आ रहा है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो उस वर्टिकल स्ट्रिप के पहले मैं लिमिट्स कैलकुलेट करके रखता हूँ और फिर बाद में देखता हूँ कि वो रीजन डिवाइड हो रहा है कि नहीं. So for this vertical strip at bottom you will get y equal to minus under root of minus root x. Don't worry about why you will get that root of minus x. ये actually पॉजिटिव ही है क्योंकि वहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है. तो उस पे आप ज्यादा कुछ स्ट्रेच मत दो. तो बॉटम पे y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ, क्योंकि y के दो वैल्यूज है, प्लस और माइनस y के वैल्यूज आने वाले, तो उसमें से नेगेटिव वैल्यू आपको लेनी होगी क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस के ऊपर है. So at bottom you will get y equal to minus root of minus x. And at top you will get y is equal to x plus 6 जो लाइन के ऊपर आ रहा है. Then you have to move the strip from left to right. Okay. But उससे पहले आप देखो, अगर ये मेरे लिमिट्स है तो इस पूरे रीजन में ये सेम लिमिट्स ही आने चाहिए. अगर मुझे सिंगल वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करना है तो इस पूरे रीजन में ये सेम लिमिट्स वर्क होने चाहिए. ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर मैं ये वर्टिकल स्ट्रिप देखता हूँ, या आप चाहो तो ये पार्ट देखो जहाँ पे मैंने R2 लिखा है, उस केस में जो स्ट्रिप आ रही है वो पार्ट देखो. okay. अगर ये स्ट्रिप में इस जगह पे लेके आता हूँ तो इस जगह पे क्या हो रहा है, बॉटम पे y की वैल्यू क्या आ रही है, एट बॉटम यू विल गेट y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स, सेम वैल्यू आ रही है. बट टॉप पे अभी आपकी ये लाइन नहीं आ रही है. अब देखो ये लाइन अभी आपके टॉप, अभी प्रीवियसली क्या थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 लाइन थी, बट अभी आपके टॉप पे क्या है, पैराबोला का ही पार्ट आ रहा है, बट वो प्लस पार्ट आ रहा है, y इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ माइनस एक्स का पार्ट आ रहा है. मतलब इस केस में क्या हो रहा है, जो वर्टिकल स्ट्रिप के लिमिट्स है वो एंड तक सेम नहीं आ रहे. ओके, तो जिस पॉइंट से लिमिट्स आपके चेंज हो जाते हैं ना, उस पॉइंट से आपको रीजन को डिवाइड करना होगा. क्योंकि अगर लिमिट सेम ही नहीं आ रहे तो उस मतलब ये इन दोनों लिमिट से पूरा रीजन कवर होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लिमिट्स इस लाइन तक ही आ रहे, x इक्वल टू 4 लाइन तक. इसके आगे अगर मैं स्ट्रिप को लेके जाता हूं तो आपके लिमिट्स यहाँ पे चेंज हो रहे. तो ऐसे क्वेश्चन में ही आपको रीजन डिवाइड करना है. तो जिस क्वेश्चन में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिमिट्स आपके चेंज हो जाते हैं, ओके, या एक केस में ये आ रहे हैं बट सेकंड केस में ये आ रहे हैं, ऐसे केसेस में आपको रीजन को डिवाइड करना पड़ता है. यहाँ पे मैं गिवन रीजन को x इक्वल टू माइनस 4 लाइन से डिवाइड करता हूँ. तो अभी आपको समझ में आएगा कि x इक्वल टू माइनस 4 के लेफ्ट साइड में जो पार्ट आ रहा है उस पार्ट में y स्ट्रिप के लिमिट सेम ही आ रहे हैं, y इक्वल टू माइनस रूट ऑफ माइनस एक्स टू y इक्वल टू एक्स प्लस 6. और उसके राइट में x इक्वल टू माइनस 4 के राइट में जो आपकी स्ट्रिप है उसके लिमिट्स क्या आ रहे हैं, बॉटम पे सेम था y इक्वल टू माइनस रूट एक्स, बट टॉप पे यहाँ पे क्या आ रहा है, पैराबोला का पार्ट आ रहा है बट प्लस पार्ट आ रहा है, दैट इज y इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स. ओके, तो इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया. नाउ दोनों स्ट्रिप का पार्ट में पहले कवर करता हूं. ओके, तो फर्स्ट रीजन में रीजन R1 में इस स्ट्रिप को मुझे मूव करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस 9 टू दिस लाइन ओनली. तो x इज इक्वल टू माइनस 4, इसके आगे मुझे शिफ्ट नहीं करना है. इसके आगे अगर मैं लेता हूं तो फिर लिमिट चेंज हो जाते हैं. और इस वर्टिकल स्ट्रिप को मुझे कैसे मूव करना है, x इक्वल टू माइनस 4 से स्टार्ट करो एंड देन गो टू x इज इक्वल टू 0. नाउ यूजिंग दिस टू वर्टिकल स्ट्रिप हियर आई कवर दिस होल रीजन. ओके, अब देखो इन दोनों वर्टिकल स्ट्रिप से मैंने पूरे रीजन को कवर किया. ओके, फिर सॉल्यूशन में क्या आएगा, जो फर्स्ट रीजन था उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट, ओके, बीच में प्लस साइन दो, जो सेकंड था उसके करस्पॉन्डिंग लिमिट. ये कैसे लिखना आपको मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, वर्टिकल स्ट्रिप के लिमिट्स इनर के लिमिट्स आते हैं, ओके, इनर के लिमिट्स, और जो मूविंग का पार्ट है उसके जो लिमिट्स आते हैं वो आउटर लिमिट्स आते हैं. सो हियर यू कैन सी योर डबल इंटीग्रल इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. तो दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी आपका फाइनल आंसर होगा दैट विल बी योर
दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गिवन डबल इंटीग्रल। लास्ट का बस एक 1 मिनट है, उसमें भाई ये सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, बट सेकंड पार्ट में आप देखो, ये अगर इंस्टेड ऑफ दिस वर्टिकल स्ट्रिप अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूँ ना, तो ये दिक्कत नहीं आती। अभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में आप देखो, तो इस रीजन में सेम रीजन मैंने सेम डायग्राम ड्रॉ की है, इन दैट रीजन कंसीडर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आ रही है एक्स की, y -6। अब देखो इस पूरे रीजन में ये लाइन सेम ही आ रही है, मतलब लेफ्ट साइड के लिमिट पूरे रीजन में चेंज नहीं हो रहे। एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है राइट साइड में, एक्स इज इक्वल टू -y²। और आप देखो इस पूरे रीजन में भी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब इस केस में रीजन आपका डिवाइड नहीं होगा। ओके, पूरे उस रीजन में लेफ्ट साइड की वैल्यू फिक्स है और राइट साइड की वैल्यू फिक्स है, एक्स की वैल्यू। ओके, देयरफॉर इन दिस केस you don't need to divide that given region। तो लिमिट्स आपके वही आएंगे, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मूव द स्ट्रिप फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एट बॉटम you will get value of y to be 3, and at top you will get value of y to be 2। और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका डबल इंटीग्रल का लिमिट्स है वो आप लिखो, इसको भी सॉल्व करो, you will get सेम आंसर जो आपको प्रीवियस केस में आ रहा है। इन दोनों के एडिशन करके जो आंसर आ रहा है वो सेम आंसर आपको इस केस में भी मिलेगा। ठीक है, ये डिसीजन आपको लेना था कि आपको वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना है। ठीक है, almost students are there, and now the next part is change the order of integration। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि अगर गिवन क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का है, मतलब dy dx ऑर्डर का अगर क्वेश्चन है, उसको dx dy के ऑर्डर में चेंज करो। ओके, दैट इज नथिंग बट चेंज द ऑर्डर ऑफ द गिवन इंटीग्रल। या अगर गिवन क्वेश्चन dx dy ऑर्डर का है, उसको dy dx के ऑर्डर में चेंज करो। ओके, तो मतलब अभी आपको मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया भी था कि दोनों ऑर्डर से सॉल्व कैसे करना है, तो उसी फॉर्म का एक क्वेश्चन है। गिवन क्वेश्चन की एक ऑर्डर रहेगी, उस ऑर्डर को आपको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज सिंगल इंटीग्रल। ओके, इस फॉर्म में वो जनरली वो मेंशन करते हैं, बट वो छोड़ दो, इसका मीनिंग क्या है कि चेंज द ऑर्डर। आप चाहो तो इस फॉर्मेट में याद रखो, तो चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल। तो यहाँ पे जो आपका गिवन इंटीग्रल वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, और आपको प्रीवियस क्वेश्चन से अभी समझ में आ जाएगा कि अगर गिवन इंटीग्रल में एक से ज्यादा डबल इंटीग्रल आ रहे हैं ना, तो उसका मतलब उस गिवन इंटीग्रल में या उस डबल इंटीग्रल में उन्होंने दो बार वर्टिकल स्ट्रिप का यूज किया होगा या दो बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज किया होगा। ठीक है, तो अभी आप देखो दोनों इंटीग्रल में इनर इंटीग्रल के जो लिमिट्स है वो y के आ रहे हैं, y फंक्शन के आ रहे हैं। इट मींस द ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीग्रल इज dx dy, हमेशा रिवर्स होता है। लिमिट्स अगर y में है तो ऑर्डर आपकी क्या है, dx dy। तो हमें ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो आपका गिवन इंटीग्रल है उस गिवन इंटीग्रल की ऑर्डर क्या है, dx dy। चेंज द ऑर्डर मतलब आपको उस ऑर्डर को चेंज करना है, मींस आपको डिवाइड dx ऑर्डर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका पूरा क्वेश्चन था। बट अभी इस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या है, हियर वी डोंट नो द गिवन रीजन। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने ये नहीं दिया कि ये आपका रीजन है और इस रीजन में आप ट्राई करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है, आपको जो गिवन डबल इंटीग्रल है उस गिवन डबल इंटीग्रल से आपको रीजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, वो कैसे करना है, इसमें वही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो आप अच्छे से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे इमीडिएटली बोलो। तो मैं क्या करता हूँ, सो नाउ या टिल नाउ वी डोंट नो व्हाट इज गिवन रीजन। ओके, बट मुझे ये तो पता है कि दोनों इंटीग्रल के ऑर्डर क्या है, dx dy। मतलब आप पहले x से इंटीग्रेट करते हो, मतलब ये जो लिमिट्स है फर्स्ट डबल इंटीग्रल पे फोकस करो, 0 to y, ये एक्चुअली x के लिमिट्स है क्योंकि पहले आप x से इंटीग्रेट करते हो। तो हियर x इज इक्वल टू या इंस्टेड ऑफ दैट आपकी ऑर्डर क्या है, dx dy। तो दोनों जगह पे उन्होंने कौन से स्ट्रिप से लिमिट कंसीडर किए थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। ये तो आपका भी क्लियरली पता है कि dx dy ऑर्डर मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से उन्होंने सॉल्व किया होगा। तो फर्स्ट डबल इंटीग्रल की मैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर करता हूँ। तो अभी जो मैं लिमिट्स लिख रहा हूँ वो गिवन इंटीग्रल के ही लिमिट्स लिख रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे जो इनर इंटीग्रल के लिमिट्स है वो स्ट्रिप के लिमिट्स आते हैं यहाँ पे, इसलिए x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू y। और जो आउटर इंटीग्रल है उसके लिमिट्स क्या है आपके, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो गिवन डबल इंटीग्रल जो आपका फर्स्ट डबल इंटीग्रल है उसकी ऑर्डर थी dx dy। मतलब ये जो लिमिट्स यहाँ पे आ रहे हैं ये लिमिट्स आपको एक्चुअली इस स्ट्रिप से मिल रहे हैं। नाउ कम टू सेकंड डबल इंटीग्रल। इन सेकंड डबल इंटीग्रल आल्सो ऑर्डर इज सेम dx dy। मतलब यहाँ पे भी उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज किया होगा। ओके, जो इनर इंटीग्रल के लिमिट्स है वो स्ट्रिप के लिमिट्स आते हैं, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 माइनस y। और जो आउटर लिमिट्स है वो आपके मूविंग के लिमिट्स आते हैं, दैट इज y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 2। तो ये तो क्लियर हो गया कि ऐसे दो टाइप के उन्होंने वर्टिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करके इस गिवन क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारे क्वेश्चन पहले मैं कंसीडर करता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन हियर आई कंसीडर द रीजन आर इज, सारे क्वेश्चन को कंबाइन करता हूँ, x0 y0 y1 x इक्वल टू y y2
and x is equal to 2 minus y, और सारे लाइंस को मैं पहले ड्रॉ करता हूँ. अभी हाईलाइटेड का पार्ट आप छोड़ो, आप इतना इमेजिन करो कि सारे पार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. ओके, अभी रीजन कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है. तो नाउ अगेन कम टू दिस फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट लिमिट्स. ओके, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डबल इंटीग्रल है उसके करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रिप थी. ओके, इस स्ट्रिप का मीनिंग क्या होता है, तो जो भी मतलब ये जो आपका रीजन R1 है, फर्स्ट डबल इंटीग्रल मतलब रीजन R1, ये जो रीजन R1 है ये ऐसा रीजन है जिसके लेफ्ट साइड में x की वैल्यू 0 है. स्ट्रिप से कैसे आप देखो, ये स्ट्रिप से मैं कैसे रीजन कैलकुलेट करा वो इंपॉर्टेंट है. ऐसा रीजन है जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0 है और राइट साइड में x इक्वल टू y आ रहा है. तो आप फिर से नीचे जाओ, ऐसा रीजन ढूंढो जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन है, एंड राइट साइड में क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू y, मतलब कौन सी लाइन आएगी, ये लाइन, बिकॉज दिस इज x इज इक्वल टू y लाइन, दिस इज x इक्वल टू 0 लाइन, मतलब ये x इक्वल टू 0 लाइन और ये इन दोनों के बीच में वो रीजन आ रहा है. अभी आगे बॉटम पे क्या लेना है आपको, y इक्वल टू 0, एंड टॉप पे क्या लेना है, y इक्वल टू 1. बॉटम पे y इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट, और टॉप पे y इक्वल टू 1 मतलब ये लाइन. ये जो था अभी जो मैंने हाईलाइट किया है, दैट बिकम योर रीजन R1. ये कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, स्ट्रिप का यूज करके, मतलब गिवन डबल इंटीग्रल उसको मैंने स्ट्रिप के लैंग्वेज में लिखा है, और फिर वो सारे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उस स्ट्रिप से मैंने रीजन कैलकुलेट किया. नाउ कम टू रीजन R2. ये एक ऐसा रीजन है जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0 वैल्यू है, राइट साइड में x इक्वल टू 2 माइनस y वैल्यू है. चलो फिर से आ जाओ, x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट साइड में चाहिए, मतलब ये सेम लाइन कंटिन्यू होगी, बट राइट साइड में अभी आपको क्या चाहिए, x इज इक्वल टू 2 माइनस y, मतलब ये लाइन चाहिए. एक ऐसा रीजन है जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0, राइट साइड में दिस, और मूव कैसे करना है, एट बॉटम यू विल हैव y इक्वल टू 0 एंड एट टॉप यू विल हैव y इक्वल टू 2. सो y इक्वल टू 1 एंड 2 ना, करेक्ट. सो एट बॉटम यू विल हैव y इक्वल टू 1, इस लाइन के ऊपर अप टू y इक्वल टू 2, मतलब इस पॉइंट तक. ये जो रीजन मैंने अभी हाईलाइट किया, दैट बिकम योर रीजन R2. ठीक है, तो फिर इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, दैट होल बिकम योर रीजन R. ठीक है, नाउ अभी आपके पास प्रॉपर रीजन आ रहा है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाइल चेंजिंग द ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 99% आपकी मिस्टेक होगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर डायग्राम. इस क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं है. अभी मुझे क्या करना है, इस गिवन रीजन में, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्वेश्चन था, बिकॉज ऑर्डर इज dx by dy, इस रीजन में मुझे एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करनी है. मैंने ऑलरेडी रेड से वो पार्ट ड्रॉ किया है. तो ऑर्डर चेंज करने मतलब हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से सॉल्व करो. सो कंसिडर वर्टिकल स्ट्रिप इन गिवन रीजन. ठीक है, और उस वर्टिकल स्ट्रिप के लिमिट्स अभी मैं कंसिडर कर रहा हूं. सो एट बॉटम यू विल हैव y इक्वल टू x. अब चेक करो बॉटम पे क्या ये लाइन आ रही है, y इक्वल टू x. टॉप पे कौन सी लाइन आ रही है, y इक्वल टू 2 minus x. Therefore limits of this vertical strip are y equal to x to y equal to 2 minus x. Okay, now you have to cover this whole region. To cover this whole region we have to move the strip from left to right. तो जब आप लेफ्ट पे आते हो, लेफ्ट पे एक्चुअली आपके पास क्या है, y इक्वल टू 1 लाइन है, सॉरी y इक्वल टू x इक्वल टू 0 लाइन है. सो ऑन लेफ्ट यू विल हैव x इज इक्वल टू 0 लाइन, एंड जब आप राइट पे आते हो, राइट पे आपके पास एक सिंगल पॉइंट है 1 1, और उस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है 1. सो नाउ दिस बिकम द लिमिट्स ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप. नाउ राइट डाउन द corresponding integral. So integral limits from y equal to x to y equal to 2 minus x, what may be given function is there. Okay, पहले आपको y से इंटीग्रेट करना है, फिर उसके बाद x से इंटीग्रेट करो, where x vary from 0 to 1. So here I change the order of given integral. ये जो भी आपका ये ऑर्डर चेंज करके आ रहा है, आप इसको सॉल्व करो, आपको सेम आंसर मिलेगा जो प्रीवियसली था, ये जो पार्ट था वो. ठीक है, बट यहाँ पे आपको ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना था. उन्होंने क्या बोला था कि इसको चेंज करो and then you have to solve that integral. तो यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करने का पार्ट नहीं दिया, बट कभी कभी रहता है, and solve that integral also. ये ऑर्डर चेंज करके मेरे पास ये पार्ट आ, दिस इज योर फाइनल आंसर. तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आगे उसको सॉल्व करो, सर अगर ये सेम क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए पूछा गया तो फिर ये सॉल्व करना होगा अभी जो हमने कैलकुलेट किया. सर इसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्या लास्ट में? कर सकते हैं ना, इन जनरल भी. अगर आपको क्वेश्चन को बस, अगर क्वेश्चन में इतना मेंशन है कि जस्ट इवैल्यूएट गिवन डबल इंटीग्रल, ओके, तो फिर टोटली आपकी चॉइस है. आप चाहो तो जो गिवन ऑर्डर है उस ऑर्डर से सॉल्व करो, या अगर आपको उस ऑर्डर को चेंज करके सॉल्व करना है तो आप उससे भी कर सकते हो. बट अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि बाय चेंजिंग ऑर्डर इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, तो आपको ऑर्डर चेंज करके ही सॉल्व करना होगा. एज इट इज आप सॉल्व नहीं कर सकते. यही दो टाइप के क्वेश्चन है आपको, करेक्ट? हाँ सर. इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बट इतना याद रखो, या अगर टाइम मिलता है तो मैं ऐड करता हूँ, ये क्योंकि मैंने देखा था पीडीएफ में ये था प्रॉपर.
ओके, आपको बस वो मेथड पता नहीं थी कि वो रीजन कैसे कैलकुलेट किया था, फिर हेलो। हाँ, बोलो बोलो। ओके, कुछ डाउट्स है क्या इसमें? ठीक है, बट पीडीएफ में ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट जाएगा वो ट्रेसिंग का पार्ट या ड्राइंग का पार्ट, ये कर्व्स को कैसे ड्रॉ करना है, इक्वेशन का पार्ट। रीजन आइडेंटिफिकेशन में डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि वो स्ट्रिप लेकर समझ में आ जाता है, जैसे अभी मैंने आइडेंटिफाई किया था। ऐसा रीजन कैलकुलेट करो जिसके लेफ्ट साइड में x इक्वल टू 0, राइट साइड में x इक्वल टू y, ये इजीली समझ में आता है। मेन पार्ट क्या था कि ये सब कुछ आपको प्रॉपर ड्रॉ करना है, क्योंकि ये ड्रॉ करने के लिए सारे इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको प्रॉपर कैलकुलेट करने हैं। जब भी दो लाइन का इंटरसेक्शन होता है, इमीडिएटली वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करो, तब जाके आपको आगे की लाइन समझ में आती है। ओके, तो मेन पार्ट तो वही है कि आप इसको डायग्राम मतलब इस सारे इक्वेशन को आप कंसिडर कैसे करते हो, तो वो आप थोड़ा पीडीएफ से लर्न करो, उसमें ऑलरेडी डायग्राम है। आप इंडिविजुअली पहले ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा तो पीडीएफ से देखकर एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद ये फिर मैथमेटिकल प्रोसेस है, वो आपको समझ में आ जाएगी। ग्राफिकल जो पार्ट है उस पर आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करो कि इस मेथड में एट द एंड ये आपकी डायग्राम ही मैटर करेगी। डायग्राम रॉन्ग है तो एवरीथिंग इज रॉन्ग, डायग्राम इज करेक्ट, आपका कंफर्म आंसर आ जाएगा। यस, ओके, सो दिस इज एक्चुअली द 50% पार्ट ऑफ यूनिट 6, जो अभी मैं आपको 30-40 मिनट्स में ले रहा हूँ। ओके, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आपके वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, इतना याद रखो, ये सबसे सिंपल टॉपिक है, डबल इंटीग्रल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये सेम एक टॉपिक आपका ट्रिपल में आने वाला है, ट्रिपल इंटीग्रल यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। दिस इज वन ऑफ द सिंपल टॉपिक इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, क्योंकि इसमें आपको अभी ये टोटली डिफरेंट अप्रोच है आपका। इस टॉपिक में कहीं पे भी आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि नाउ वी डोंट हैव एनी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी आपके रीजन में आर एंड थीटा आने वाले हैं, ठीक है, तो वो लॉजिक यहाँ पे यूज नहीं करना है। ओके, इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में इंस्टेड ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ओके, आपके पास एक रेडियल स्ट्रिप आती है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना रीजन में। दिस टाइप ऑफ स्ट्रिप इज कॉल्ड एज रेडियल स्ट्रिप, या रफली आप बोल सकते हो रेडियस। ठीक है, रेडियस कोई एक रेडियस एक सिंगल लाइन है, उसको उन्होंने वो स्ट्रिप में स्ट्रेच किया। तो इस क्वेश्चन में आपके पास वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं रहेगी। ओके, जैसे ये उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो वर्टिकल ऑप्शन था, एक हॉरिजॉन्टल ऑप्शन था, इसलिए आपको हमेशा वो डिसाइड करना पड़ता था कि पहले किस ऑर्डर से सॉल्व करना है। पोलर में वो पार्ट है ही नहीं, पोलर में एक ही स्ट्रिप है, रेडियल स्ट्रिप। अगर एक ही स्ट्रिप है, इसका मतलब आपके ऑर्डर भी पोलर में फिक्स है। तो आपके ऑर्डर क्या पोलर में, हमेशा पहले आर से इंटीग्रेट करो और उसके बाद थीटा से इंटीग्रेट करो। तो आप देखो कितना पार्ट आपका अभी रिड्यूस हो रहा है। पोलर में तो ना आपको ऑर्डर देखनी है ना कुछ, आपको क्लियरली पता है कि सारे क्वेश्चन को पहले आर से इंटीग्रेट करना है, उसके बाद थीटा से इंटीग्रेट करना है, तो इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर का पार्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उससे फ्री हो जाओगे। अभी मेन क्वेश्चन क्या है कि गिवन क्वेश्चन तो आपका कार्टेशियन में रहेगा, मतलब क्वेश्चन में एक्स एंड वाई के वैल्यूज टर्म्स रहेंगे, बट आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये क्वेश्चन मुझे अभी पोलर से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मुझे पोलर से सॉल्व नहीं होगा। सो हाउ यू डिफरेंशिएट वेदर वी नीड टू सॉल्व गिवन क्वेश्चन बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स और नॉट। ठीक है, तो वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कौन से केस में पोलर का यूज करना है। ठीक है, उसका रिजल्ट शायद मैंने नीचे ऐड किया है नोट में। तो उसके लिए रिजल्ट क्या है, ये ज्यादातर केस में वर्क हो जाएगा, एक दो केसेस में फेल होता है तो उस केस तब तक आपकी उतनी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एक्चुअली मेन स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ गिवन रीजन, तो मतलब जो रीजन आपने ड्रॉ किया था वो रीजन, इफ दैट रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल, तो यार ऐसा मैंने बोल रहा कि डायरेक्टली वो टोटल सर्कल है, सर्कल का एक कोई तो पार्ट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट होगा या सर्कल का एक आधा पार्ट होगा, एनी पार्ट, गिवन रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल, in that case we can solve that given double integral by using polar coordinate system। ठीक है, तो जब आप रीजन ड्रॉ करते हो, रीजन अगर आपका सर्कल का पार्ट आता है या सर्कल का एक कोई सब पार्ट आता है, तो आप उसको कंफर्म पोलर से सॉल्व कर सकते हो। एक और सिंपल ट्रिक है इसमें, ज्यादातर केस में वर्क, मतलब कुछ क्वेश्चन में वर्क होगी, कुछ क्वेश्चन में नहीं होगी। एक और ट्रिक क्या है, ज्यादातर पोलर के क्वेश्चन में ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के टर्म्स आ जाते हैं। देखो फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई में कहीं पे ना कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म आ जाएगा, तो वो एक क्वेश्चन चांसेस है कि वो क्वेश्चन भी आपका पोलर के ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि पोलर के क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, कैलकुलेशन भी सिंपल रहता है, तो अगर वो पोलर के ऊपर है तो आप पोलर से ही सॉल्व करो। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई के लिए आपको मैंने रिजल्ट दिया है, जस्ट चेक द गिवन रीजन, इफ गिवन रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल देन यू हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी मुझे एक ऐसा, आप कोई भी एक रीजन बोलो जिसमें वो सर्कल का पार्ट नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक इंटरसेक्शन ऑफ टू पैराबोला, इंटरसेक्शन ऑफ टू पैराबोला इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्कल, तो वो क्वेश्चन आप कभी भी पोलर से सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर मैं एक सर्कल लेता हूं, सर्कल से कोई भी एक लाइन पास करता हूं, दोनों में जो बाउंडेड पार्ट आ रहा है अगर मुझे वो लेना है, दैट बिकम पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है,
तो आपको थोड़ा एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे पोलर से ही क्यों मुझे सॉल्व करना है। Okay. तो उसके लिए रिजल्ट क्या है, जब भी आपका रीजन पार्ट ऑफ सर्कल आता है, ये सब्स्टिट्यूशन या जो पार्ट यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कंसिडर किया ना, वो कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें, ये आपको ऑलरेडी पता भी था। सो इन दिस केस we have to put x is equal to r cos theta, what may be given question is there, we have to put y is equal to r sin theta, जहां पे भी x square plus y square का टर्म आ रहा है, we have to replace that term by r square. You can cross verify also because x is r cos theta, y is r sin theta, then x square plus y square become r square. In this case we have to replace dx dy by the value r dr d theta. इसका प्रूफ एक्चुअली जैकोबियन से, जो आपको मैंने M1 में बोला था कि कहीं पे जाकर आप जैकोबियन यूज करने वाले हो, तो dx dy r dr d theta से रिप्लेस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो r के एक्चुअली क्या है, ये जो r है ना, ये r एक्चुअली xy r थीटा का जैकोबियन है। जैकोबियन ऑफ xy विद रिस्पेक्ट टू r थीटा इज r। ठीक है, तो अभी के लिए वो थोड़ा मैथमेटिकली एक्चुअल उसके पीछे क्या रीजन है वो पार्ट में थोड़ा साइड में करता हूँ, बट ये उसके पीछे रीजन है। तो dx dy की जगह पे r dr d थीटा पुट करो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लिमिट्स आप कैसे कैलकुलेट करें। तो उस रीजन में एक रेडियल स्ट्रिप कंसीडर करो, लाइक अ रेडियस कंसीडर करो। स्ट्रिप के जो लिमिट्स है दैट विल बी लिमिट्स ऑफ आर। तो अब देखो स्ट्रिप के लिमिट्स क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे लोअर पॉइंट पे आर 0 है, और जो अपर पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर आ रहा है, वो सर्कल के ऊपर आर की वैल्यू क्या है ए, तो अपर पॉइंट इज ए। उस पूरे रीजन को कवर करने के लिए मुझे स्ट्रिप को 0 से लेकर 2 पाई तक रोटेट करना होगा, therefore theta vary from 0 to 2 pi. So it depends on the given region. It means if I consider the half circle, so in that case you have to move theta from 0 to pi. If I consider say the first quadrant of this circle, in that case you have to move theta from 0 to pi by 2 only. तो r के और थीटा के लिमिट्स एक्चुअली गिवन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, कैसे आपको बोल सब कुछ मैनेज करना। एंड नाउ सेकंड पार्ट इज देयर इज वन मोर रीजन। ओके, सेकंड पार्ट का जो मैंने दिया एलिप्स का, इसके क्वेश्चन, इसका आई थिंक एक ही क्वेश्चन है और वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि जो आपका गिवन रीजन है वो एलिप्स का पार्ट है। तो जहां पे भी इलिप्स या गिवन रीजन इज पार्ट ऑफ इलिप्स ऐसा कुछ मेंशन हो जाता है, या उससे भी सिंपल, या अगर आप फंक्शन में ये टर्म देखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी केस में आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। अदरवाइज ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इलिप्स का रीजन कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहले तो क्या होगा, दैट गिवन रीजन इज पार्ट ऑफ इलिप्स। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फंक्शन में कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का टर्म होगा, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, या तो डायरेक्टली गिवन होगा कि दिस इज इन दिस केस गिवन रीजन इज पार्ट ऑफ ellipse. Okay, and in this case this substitution is almost similar to circle. Put x is equal to ar cos theta, y equal to br sin theta, x square upon a square plus y square upon b square की वैल्यू को रिप्लेस करो r स्क्वायर से। इस केस में dx dy रिप्लेस होता है abr dr by d theta। ओके, और यहाँ पे r के लिमिट्स हमेशा 0 to 1 ही आते हैं। तो इसका रीजन आप खुद सर्च करो, या आप सिंपली इसका रीजन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वैल्यू आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में पुट करो, विल गेट आर स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर आर इज ऑलवेज 1। तो इलिप्स के सारे क्वेश्चन में आर के लिमिट्स फिक्स है, आर ऑलवेज वैरी फ्रॉम 0 to 1 एंड थीटा ऑलवेज वैरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। मतलब इफ आई वांट टू कवर द होल इलिप्स। फिर इसके क्वेश्चंस देखने तो एक ही देखता हूं मैं। ओके, वेदर दिस स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, पोलर सिंपल है, इसलिए ज्यादा इन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका लिमिट सिंपल है, इंटीग्रेशन सिंपल रहता है, ज्यादातर इंटीग्रेशन आपको कैलकुलस में भी सॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, शो दैट 0 to a 0 to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी आपको ये टर्म देखकर ही समझ में आता है कि गिवन रीजन इज पार्ट ऑफ सर्कल, बिकॉज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये y की वैल्यू है ना, तो स्क्वायर करके एट द एंड वो सर्कल में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, सो इट इज पार्ट ऑफ सर्कल। और फिर वो रीजन ड्रॉ करके उसमें रेडियल स्ट्रिप लेके r के वैल्यूज एंड थीटा के वैल्यूज, यहाँ पे r वैरी फ्रॉम 0 to a, थीटा वैरीज फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये पार्ट है। ठीक है, उसके पहले y इक्वल टू रीजन अगर मैं लेता हूँ x, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर? ये क्या है एक्चुअली? व्हाट इज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर?
ये पूरा सर्कल है क्या? वेदर दिस इज होल सर्कल? सेमी सर्कल सर। हाँ, वेरी गुड। इतना याद रखो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट अ होल सर्कल, क्योंकि अगर वो सर्कल होता तो उसका इक्वेशन कैसे दिखाई देता? एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो फिर आप बोलोगे ये यहाँ पे उन्होंने इसे सॉल्व क्यों किया? ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सॉल्व किया है। Actually, we don't have x square plus y square equal to a square. We only have y equal to under root of a square minus x square. ये बेसिकली क्या है, मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली क्या है, अगर आप वो सर्कल ड्रॉ करते हो ना, y पॉजिटिव है ना, हाँ, y पॉजिटिव मतलब उस सर्कल का अपर पार्ट, करेक्ट ना? अपर पार्ट में आपका y क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये जो रेड से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, दैट इज योर रीजन। y निगेटिव आता है तो लोअर पार्ट, x पॉजिटिव आता है तो राइट हाफ, x निगेटिव आता है तो लेफ्ट हाफ। तो ये सारे डायग्राम आपको जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा। तो आपके पास ये बस अपर पार्ट था, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू कंसीडर x इक्वल टू 0 एंड सॉरी हाँ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। यहाँ पे भी चलो आंसर का हर एक का पार्ट अलग अलग रहता है, बट ये रीजन आपको समझ में आ जाएगा। y0 y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू a। या आप रीजन ड्रॉ करो। रीजन में अभी इनर लिमिट्स क्या आपके, रीजन कैसे ड्रॉ करना है? इनर लिमिट्स क्या x के लिमिट्स है, मतलब ये कौन सी मतलब ऑर्डर होगी, ऑर्डर क्या रहेगी आपकी? डिवाइड dx, मतलब वो आप पे क्वेश्चन में कौन सी स्ट्रिप उन्होंने कंसिडर की होगी? वर्टिकल स्ट्रिप। ओके, वर्टिकल स्ट्रिप है तो बॉटम पे क्या चाहिए आपको? बॉटम पे चाहिए y इक्वल टू 0। बॉटम पे y इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन। ओके, टॉप पे क्या चाहिए? y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब सर्कल का हाफ पार्ट। फिर उसके बाद हाँ वर्टिकल स्ट्रिप है ना, फिर आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है। लेफ्ट पे क्या चाहिए? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये पार्ट, और राइट पे क्या चाहिए? x इक्वल टू ये मतलब ये पार्ट। तो ये क्या जनरेट कर रहा है? द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल। इसमें भी आप देखो मैंने रीजन कैसे ड्रॉ किया है। मैंने गिवन क्वेश्चन को स्ट्रिप के लैंग्वेज में लिखा है, फिर मैंने वो सारे लाइंस को ड्रॉ किया है, फिर वो स्ट्रिप के जो लिमिट्स है, ओके, उस स्ट्रिप के लिमिट से मैंने एक्चुअली गिवन रीजन को आइडेंटिफाई किया कि उस स्ट्रिप से मुझे समझ में आता है कि बॉटम पे क्या चाहिए, टॉप पे क्या चाहिए, लेफ्ट पे क्या चाहिए, राइट पे क्या चाहिए। दिस इज द ओनली वे टू आइडेंटिफाई योर गिवन रीजन। यही एक वे होता है जिससे आप परफेक्ट रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अदर वे से आपको कुछ क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, बट बाकी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर के एलिमेंट्स क्या वैरी हो रहे हैं? 0 टू a। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या वैरी हो रहा है? 0 टू π/2। यहाँ पे ऑर्डर तो फिक्स है, पहले आर से इंटीग्रेट करो, उसके बाद थीटा से इंटीग्रेट करो, और सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा a⁴/8। ठीक है, ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन है। तो जहां जहां पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आप एमसीक्यू पहले ट्राई करके देखो, जो जो सिंपल क्वेश्चन आप पहले वो सॉल्व करो, और जो नहीं समझ में आ रहा आप मुझे बोल दो, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। अभी आप ऑडियो आपका ऑन करो सारे स्टूडेंट्स, एंड नाउ जस्ट टेल मी द डाउट्स इन असाइनमेंट। कौन से क्वेश्चन है जिस पे देखना है? हेलो। हाँ, ओके, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। अभी जितना मुझे लग रहा था मैंने एक्सप्लेन किया है, तो बाकी थोड़े आपको टेस्ट करके समझ में आ जाएंगे। इट इज नॉट दैट मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। 5 6 सर क्वेश्चन 3 में डाउट है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन 3। हाँ, इसमें क्या हुआ? सर इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिट्स दोनों कांस्टेंट है, तो फिर हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा ना, यानी पहले dy और फिर बाद में dx से करना पड़ेगा। बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट, देन वी हैव फुल फ्रीडम। आप दोनों ऑर्डर से ट्राई कर सकते हो, डिवाइड dx dy, दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, बट में dx की वैल्यू पहले गिवन है ना, तो हम पहले बेटर वे क्या कि आप dx dy ऑर्डर से सॉल्व करो। अगर dx की वैल्यू गिवन नहीं रहती तो फिर आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या अगर आपने किया भी होगा तभी आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर क्योंकि जो वीडियो लेक्चर देखा उसमें उन्होंने बोला था कि अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं, अगर dy बाहर है तो पहले हम dy लेंगे फिर dx से करेंगे, ऐसा बोला है वो वीडियो लेक्चर में। इसके लिए ठीक है, बट जरूरी नहीं है। इतना आप याद रखो कि डबल इंटीग्रल के लिमिट्स गिवन है ना, ओके, तो आपको ऑर्डर समझ में। प्रॉब्लम क्या होगी? अगर वो दोनों लिमिट्स कांस्टेंट है तभी प्रॉब्लम है, बट अगर वो कांस्टेंट है तो आपकी चॉइस है
आपको जिससे वो इंटीग्रेशन सिंपल लग रहा है आप उस मेथड से सॉल्व करो। ओके, इसके बाहर फिर कुछ नहीं है उसमें। बट यहाँ पे उन्होंने dx का इंटीग्रेशन गिवन ही दिया है, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था इसलिए उन्होंने गिवन दिया है। ठीक है, क्योंकि उसमें आई थिंक एरर फंक्शन का पार्ट आ रहा होगा, बट वो सब्स्टिट्यूशन से भी हो रहा होगा। ठीक है, वो यूज करो तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। बट इसमें आपका मतलब पूरा फ्रीडम है, आपको जो ऑर्डर जिस ऑर्डर से सॉल्व करना है आप वो करो, आपके आंसर पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बट एट देन आपकी मेथड भी ऐसी चाहिए जिससे क्विकली आपको आंसर आ जाए। ठीक है, यस सर। हाँ, और बोलो। सर पोलर हाँ। का आपने जो एक्सप्लेन किया ना अभी, वो फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए, एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था वो। पोलर का ना, ओके। हाँ कौन सा करूँ, ये फर्स्ट वाला। फर्स्ट, हाँ ओके। हाँ वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट ही क्यों आता है वो? हाँ, अभी आप देखो यहाँ पे, अभी आप बाकी अभी ड्रॉ कैसे करना है रीजन वो क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पे लिमिट्स, इनर इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है x में, करेक्ट? तो उसकी ऑर्डर क्या Yes, डिवाइड x रहेगी। मतलब ये जो लिमिट्स आ रहे हैं कौन से स्ट्रिप से आ रहे हैं, कौन से स्ट्रिप से आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, करेक्ट? इतना समझ? yes sir. सिंस द हाँ इंटीग्रल आर फंक्शन ऑफ x, मैंने शायद रिवर्स बोला, सिंस द लिमिट्स ऑफ इनर इंटीग्रल आर फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर ऑर्डर इज डिवाइड x, करेक्ट? ऑर्डर रिवर्स होता है, ऑर्डर इसकी डिवाइड x है, इसके अगर ऑर्डर डिवाइड x है तो इसका मतलब ये जो गिवन क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लिमिट्स आपको वर्टिकल स्ट्रिप से आ रहे हैं। तो आप इमेजिन करो एक वर्टिकल स्ट्रिप है, उसके बॉटम पे क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 0, करेक्ट? टॉप पे क्या आएगी, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अभी आप इसको कैलकुलेट करो, तो एक ऐसा रीजन कैलकुलेट करो जिसके बॉटम पे y 0 है, मतलब वो क्या x एक्सिस होगा, और टॉप पे क्या चाहिए, y पॉजिटिव ना, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब वो y पॉजिटिव का पार्ट है, तो वो सर्कल का अपर होगा। ठीक है, फिर उस वर्टिकल स्ट्रिप को आप लेफ्ट पे आ जाते हो, लेफ्ट पे x की वैल्यू क्या है, 0। लिमिट देखो अभी आउटर इंटीग्रल के लिमिट्स, x की वैल्यू क्या है, 0। और फिर उसके बाद आप x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a मूव करते हो, x इक्वल 0 मतलब y एक्सिस लाइन होगी, उस y एक्सिस से स्टार्ट करो कहां तक, x इक्वल टू a, मतलब सर्कल का पॉइंट होगा a, 0। तो आप देखो इसको अगर मैं कवर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। यस सर। हाँ, हमेशा मतलब रीजन ड्रॉ करने के लिए गिवन डबल इंटीग्रल के लिमिट्स को करस्पॉन्डिंग स्ट्रिप में लिखो, फिर वो सारे इक्वेशन को ट्रेस करके उस स्ट्रिप से आप रीजन कैलकुलेट करो। ठीक है, दिस इज द ओनली वे, मतलब अभी पता नहीं मुझे वीडियो में कैसे एक्सप्लेन किया है, बट यही एक बेस्ट वे होता है रीजन को करेक्ट कैलकुलेट करने का। आप ये और एक दो तीन क्वेश्चन में ट्राई करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली थोड़ा टाइम जाएगा बट आगे एक आप कंफर्टेबल हो जाओगे। चलो लास्ट और कुछ है तो बोलो जल्दी। सर आप हाँ। पोलर में बोले थे कि इलिप्स में आर का वैल्यू आर की वैल्यू 0 to a होती है। हाँ। तो वो समझ में नहीं आया। 0 to 1, हाँ तो -1 भी हो सकता है ना, क्योंकि आर स्क्वायर होता है। कभी नहीं होगा वो, तो अंडर रूट आर स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे उसका रीजन क्या है, आप पोलर में क्या पुट करते हो, अब ये डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो आप देखो ये इससे एक्चुअली x इक्वल टू a r cos थीटा y इक्वल टू b r